हेलो एवरीवन, नॉलेज हब में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बिजनेस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस लॉ के अंदर हम पढ़ेंगे कंसीक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है जब वो ब्रीच हो जाता है, जब उसका खंडन हो जाता है, उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या कंसीक्वेंसेस हो सकते हैं उसके। जब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रीच हो जाता है, उसका खंडन हो जाता है। पहले तो ये पता होना ज़रूरी है कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट है उसका ब्रीच कब होता है। जैसे कि लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था टर्मिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके समाप्ति कैसे होती है। तो उसकी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज की वीडियो में हम पहले देखते हैं कि जो टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो होता कैसे है। When either of the two parties does not fulfill or refuse to fulfill his promise, कि जो टू पार्टीज हैं, जो दो पक्षकार हैं, उनमें से कोई एक पक्षकार क्या करते, अपने वचन को पूरा करने से मना कर दे या अपने वचन को पूरा ही नहीं करता, तो इसे क्या कहा जाता है, इट इज़ कंसीडर टू बी अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसे जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो अनुबंध है, उसका खंडन हुआ माना जाता है, जिसके कई परिणाम हो सकते हैं, विच कैन हैव मैनी कंसिक्वेंसेस। हमारे पास कई परिणाम हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें टॉपिक आता है रेमेडीज अवेलेबल टू द एग्रीव्ड पार्टी फॉर ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, के अनुबंध खंडन की दशा में जो पीड़ित पक्षकार है उसको क्या क्या उपचार प्राप्त होते हैं, क्या क्या रेमेडाइज से मिलते हैं। जिसमें फर्स्ट आता है एक्सोनरेशन फ्रॉम परफॉर्मेंस और कैंसलेशन ऑफ रिसीजन, अनुबंध की समाप्ति अथवा निष्पादन से मुक्ति। ये पॉइंट क्या कहता है कि जो अनुबंध का दूसरा पक्षकार है, अगर वो क्या करता है कि जो उसका वचन है, जो उसका प्रॉमिस है, अगर उसको पूरा नहीं करता है तो इसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। जिससे कि जो आपका पीड़ित पक्षकार है, जिसने मना नहीं किया है, जिसने मना कर दिया उसकी तरफ से तो ख़त्म ही है कॉन्ट्रैक्ट। तो जिसने मना नहीं किया है वो भी ये मान सकता है कि जो अनुबंध है वो क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता देते हैं, एक्स वाई दो पर्सन हैं। जो एक्स है वो वाई को कहता है कि मैं तुमसे 50,000 रुपये क्या खरीदूँगा, गुड्स खरीदूँगा। उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि जो एक्स है वो वाई से 50,000 रुपये गुड्स खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जो गुड्स की जो डिलीवरी थी वो 1 महीने बाद की थी, और जो पेमेंट थी वो डिलीवरी के टाइम ही किया जाना था। लेकिन जो मतलब की डेट फिक्स की गई थी उससे पहले ही जो वाई है वो क्या करता है कि वो एक्स को जो गुड्स है वो देने से मना कर देता है। तो जो ये सिचुएशन है इसके अंदर जो वाई है वो तो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर ही देता है, उसका ब्रीच कर ही देता है, टर्मिनेशन कर ही देता है। लेकिन वो उसी टाइम एक्स की तरफ से भी ख़त्म हो जाता है। वहाँ पे अब एक्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाता है, यानी कि उसे अब पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वाई ने ऑलरेडी क्या कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर दिया है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है क्लेम फॉर डैमेज, हट जाने के लिए अधिकार। और यहाँ पर ये कहता है कि यदि जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर उसका जो ब्रीच होता है, कॉन्ट्रैक्ट अगर समाप्त हो जाता है, उसका खंडन हो जाता है, तो जो पीड़ित पक्षकार होता है, मीन्स जिसको लॉस हुआ है, वो क्या कर सकता है, डैमेज के लिए क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। वो अपनी जो उसे हानि हुई है उसको पूरा करने के लिए क्या कर सकता है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट के लिए मना किया है उससे हट जाने की मांग कर सकता है। इसको भी हम एक एग्जांपल के जरिए ले लेते हैं। जैसे एक्स वाई आपके दो पर्सन है। एक्स क्या कहता है, एक्स वाई से 10,000 की जो वस्तुएं हैं वो कितने रुपए के हिसाब से लेता है, 10 रुपये
के हिसाब से खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन जो उनकी डिलीवरी है वो 1 मंथ बाद की है, परंतु जो मतलब कि आपका वाई है वो क्या करता है कि वो उन वस्तुओं को खरीदने से मना कर देता है, कि नहीं, बेचने से मना कर देता है कि मैं एक्स को ये वस्तुएं नहीं दूंगा। तो जो एक्स है उसको पहले वो 10 रुपये में मिल रही थी, तो उसको वो किसी और से कितने रुपए में, 12 रुपये में खरीदनी पड़ी। 12 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से किसी और से लेनी पड़ी। अब यहाँ पे जो एक्स है वो वाई से 2 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से 20,000 रुपये हर्जाना प्राप्त करने का क्या है, अधिकारी है। उसको ये राइट है कि वो जो उसे डैमेज हुआ है, जो उसे लॉस हुआ है, मीन्स पहले उसे 10 रुपये मिल रही थी एक वस्तु पर, लेकिन बाद में उसे जब वाई ने उसे मना कर दिया तो उसे 12 रुपये में खरीदनी पड़ी, यानी कि हर एक वस्तु के पीछे 2 रुपये फालतू से पे करने पड़े। तो यहाँ पे जो उसने जितनी भी उसने वस्तुएं खरीदी हैं उसके हिसाब से 2 रुपये से हिसाब से जितना भी उसका लॉस हुआ है वो वाई से लेने का क्या है, अधिकारी है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट, उचित पारिश्रमिक का अधिकार। कि जो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो 2 पार्टीज के बीच में हुआ है। अब जो फर्स्ट पार्टी है वो अपने तरफ से पूरा काम कर देती है, लेकिन जो सेकंड पार्टी है वो क्या कर देती है, वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देती है, उसका खंडन कर देती है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्टी है उसको ये राइट होता है कि वो सेकंड पार्टी से क्या करे, क्वांटम मेरिट क्लेम कर सकती है, वो उससे उचित पारिश्रमिक ले सकती है। तो यहाँ पे जो सेकंड फर्स्ट पार्टी है उसको ये राइट होता है। अब मान लीजिए इसको भी एक एग्जांपल के जरिए लेते हैं। जैसे एक पब्लिशर है, वो क्या कहता है, वो एक्स को एक किताब लिखने को कहता है कि तुम मेरे लिए क्या लिखो, एक किताब लिखो, एक्स को बोलता है। एक्स जो है वो क्या करता है, वो किताब लिखना, बुक राइट करना शुरू कर देता है। लेकिन जो बुक है, बुक के पूरा होने से पहले ही जो पब्लिशर है वो क्या कहता है, वो एक्स को उस बुक को लिखने से मना कर देता है। तो यहाँ पे जो एक्स है, एक्स को ये राइट है कि उसने जितनी बुक लिखी है उसके लिए वो पब्लिशर से पैसे लेने का अधिकारी है, उतने वो पारिश्रमिक लेने का अधिकारी है पब्लिशर से। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, क्लेम फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, निर्दिष्ट निष्पादन का अधिकार। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि इसके अंदर जो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करने वाली जो पार्टीज होती है, तो जो मतलब कि खंडन करता है, मीन्स जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसको कोर्ट के द्वारा स्पेसिफिक क्या किया जाता है, निर्दिष्ट निष्पादन किया जाता है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तौर पर उसको जो मतलब कि जिसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसने अनुबंध का खंडन किया है, उसको ये ऑर्डर दिया जाता है कोर्ट की तरफ से कि जो भी मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं उनको पूरा करे, उस अनुबंध को क्या करे, पूरा करे। ये जो मतलब कि राइट है ये तब होता है जब जो ऊपर है मतलब जो मतलब कि डैमेज है ना, उसमें कोई डैमेज पाने का कोई अधिकारी है, मीन्स डैमेज उसमें कवर नहीं की जा सकती, कंपनसेट उसमें नहीं किया जा सकता, और ना ही उसको उचित पारिश्रमिक दी जा सकती है, प्रॉपर रेम्यूनरेशन भी उसे नहीं दी जा सकती, तब इस पॉइंट को यूज किया जाता है, तब कोर्ट ये ऑर्डर देता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है क्लेम फॉर इंजेक्शन, निषेधता पाने का अधिकार। तो ये मतलब कि अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की जो सेक्शन 42 है उसके अकॉर्डिंग क्या कहता है कि जो मतलब कि इंजेक्शन है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस प्राप्त करने का क्या है, एक तरीका है। ये जो ऑर्डर है ये कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, और ये ऑर्डर नेगेटिव ऑर्डर माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो भी मतलब कि पार्टीज होती है उसको किसी भी काम को करने से क्या किया जाता है, रोका जाता है।
मतलब कि कोई भी ऐसा पक्षकार जो मतलब कि क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, नेगेटिव नेचर का है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे रिलेटेड जो भी काम होगा उसको न्यायालय क्या कर देता है, रोक देता है। उससे रिलेटेड जो भी काम होता है वो उसे रोक देता है, क्योंकि वो नेगेटिव नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें क्या किया है, जो भी मतलब कि पार्टीज़ हैं उन्होंने ना तो उसके अंदर जो भी प्रॉमिस दिए हैं वो उसको पूरा नहीं करते, और उसका क्या करते हैं, खंडन करते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देते हैं, ब्रीच कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ रेमेडीज थी अवेलेबल टू एग्रीव्ड पार्टी, जो मतलब कि पीड़ित पक्षकार को दी जाती हैं जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है। अब उसके बाद आता है रूल्स रिगार्डिंग डिसाइडिंग द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन और डैमेज, कि जो मतलब कि क्षतिपूर्ति है उसकी जो अमाउंट है उसको निर्धारित करने के संबंधित कुछ नियम हैं। फर्स्ट आपका आता है कंपनसेशन ऑफ नॉर्मल लॉस, सामान्य हानि के लिए क्षतिपूर्ति। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि जो मतलब कि एग्रीव्ड पार्टी है वो मतलब कि नॉर्मल लॉस के लिए क्या कर सकती है, कंपनसेट कर सकती है। नॉर्मल लॉस कौन सा होता है, जिसके बारे में जो दोनों पक्षकार हैं उनको पहले से ही पता होता है कि जब हम ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसके बाद हमें क्या होगा, लॉस उठाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत लॉस उठाना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कहता है, नो कंपनसेशन फॉर रिमेट और इनडायरेक्ट रीजन, दूर की अथवा अप्रत्यक्ष हानि के लिए क्षतिपूर्ति नहीं। ये रूल क्या कहता है कि यदि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उससे रिलेटेड अगर कोई इनडायरेक्ट रीजन से मीन्स अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी हानि होती है, कुछ भी लॉस होता है, तो उसके लिए कुछ भी कंपनसेट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि वो इनडायरेक्ट रूप से होती है, वो किसी गलती का कारण नहीं होती। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है एफर्ट्स टू यूज द रिसोर्सेज फॉर मिनिमाइजिंग द लॉस, क्षति को कम करने वाले साधनों का प्रयोग। यहाँ पे क्या कहता है कि जो मतलब कि एग्रीव्ड पार्टी होती है उसको मतलब कि जो रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइज करके क्या करना चाहिए, लॉस को मिनिमाइज करना चाहिए, जितना कम हो सके उतना कम लॉस को करना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है उसके बाद भी उसको कुछ लॉस होता है तब वो कंपनसेशन पाने का अधिकारी है, तब उसे कंपनसेट किया जाएगा। अदरवाइज उसने कोई एफर्ट्स नहीं दिए लॉस को कम करने के लिए, मीन्स कोई अपॉर्चुनिटीज़ के सामने थी उसने उसको ग्रैप नहीं किया, उसको लिया नहीं, तो ऐसे में उसको कंपनसेट नहीं किया जाएगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है कंपनसेशन वेयर पेनल्टी स्टिपुलेटेड, क्षतिपूर्ति जहां दंड का उल्लेख हो। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जब मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट होता है अगर उसमें पता लग जाए कि इस कॉन्ट्रैक्ट से क्या होगा, लॉस होगा, मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है और जो पार्टीज़ हैं उनको पता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में लॉस होगा, तो पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि अगर लॉस होगा तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, मीन्स कुछ कंपनसेट कर लेंगे आपस में। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया गया है कुछ, तो वो कंपनसेट करने का अधिकारी नहीं है, जो मतलब कि एग्रीव्ड पार्टी है उसको कंपनसेट नहीं किया जाएगा। अगर पहले से ही ऐसा किया गया है कि जो एग्रीव्ड पार्टी होगी उसको कंपनसेट किया जाएगा, तब जाके उसे कंपनसेशन दिया जाएगा। तो ये आपके कुछ रूल्स थे जिसमें जो कंपनसेशन है, जो डैमेज है मीन्स जो हानि है, उसके क्या करते हैं, उसका जो अमाउंट है उसको डिसाइड करते हैं। अब उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ डैमेज, कि जो आपकी डैमेज है, जो आपकी हानि है, वो कितने टाइप से हो सकती है। फर्स्ट आती है साधारण क्षति मीन्स जनरल डैमेज, कि जो मतलब कि जनरल डैमेज है वो एक ऐसी डैमेज है जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट करने से, जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके मतलब उसके कारण कुछ नॉर्मल सिचुएशन के कारण हो जाती है, मीन्स कोई ऐसी सिचुएशन है जो नॉर्मल है उसके कारण जो लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं, हम नॉर्मल डैमेज बोलते हैं, जनरल डैमेज बोल देते हैं, साधारण क्षति बोल देते हैं, ऑर्डिनरी डैमेज भी इसे बोल देते हैं। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट स्पेशल डैमेज, विशेष क्षति, मीन्स कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक होती हैं।
अगर उनसे रिलेटेड कोई भी लॉस हुआ है, मीन्स स्पेसिफिक सिचुएशन क्रिएट हुई है और उसके कारण कोई लॉस हुआ है, तो वो आपका कौन सा है, स्पेशल डैमेज है, वो आपका विशेष क्षति माना जाता है। और जो स्पेसिफिक डैमेज होता है उसका जो क्लेम है, जो भी मतलब कि उसका कंपनसेशन बनता है, उसको एग्रीव्ड पार्टी को दिया जाता है स्पेशल डैमेज में। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है विंडिक्टिव डैमेज, मीन्स दंडात्मक क्षति। ये जो डैमेज है इसके अंदर जो मतलब कि क्षतिपूर्ति की जाती है, जो कंपनसेट किया जाता है, वो एक दंड के रूप में दिया जाता है, मीन्स पेनल्टी के रूप में दिया जाता है, जिसे हम सजा भी बोल देते हैं। लेकिन जो इसकी जो अमाउंट होती है, जो आपका विंडिक्टिव जो डैमेज है, इसकी जो कंपनसेट की जो अमाउंट होती है वो जर्नल से ज़्यादा होती है, क्योंकि इसको दंड के रूप में दिया जाता है। इसमें जो कंपनसेट किया जाता है वो एग्रीव्ड पार्टी को किया जाता है, लेकिन जो मतलब कि उसको जो मतलब कि प्रॉमिस करके मना कर देता है, उसको पूरा नहीं कर देता है, उसके लिए वो क्या है, दंडनात्मक है। मीन्स उसके लिए वो क्या है, एक तरह की पेनल्टी है, उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या है, विंडिक्टिव डैमेज। उसके बाद आता है नॉमिनल डैमेज, मीन्स नाम मात्र क्षति। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, नाम मात्र मीन्स बहुत छोटी अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट जब हम पे करते हैं, कंपनसेट करते हैं, वो आपकी कौन सी क्षति है, वो नॉमिनल डैमेज है। नॉमिनल डैमेज मीन्स जब कोई पार्टी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, और जो एग्रीव्ड पार्टी है उसको क्या होता है, बहुत कम लॉस होता है, मीन्स मिनिमम लॉस होता है, ज़्यादा लॉस नहीं होता, मिनिमम लॉस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल डैमेज बोलते हैं। उसके बाद आता है लिक्विडेट डैमेज। ये जो पेनल्टी है, मीन्स ये जो डैमेज है, इसका जो फोरकास्ट है वो पहले से ही कर लिया जाता है कि अगर मीन्स इन फ्यूचर कोई ऐसी लॉस होता है, कोई ऐसा डैमेज होता है, तो उसको कितना कंपनसेट दिया जाएगा, एग्रीव्ड पार्टी को कितना कंपनसेशन दिया जाएगा। तो ये जो मतलब कि डैमेज है, इसका अनुमान पहले से ही लगा लिया जाता है, बाद में नहीं लगाया जाता। इसका अनुमान पहले से ही लगा लिया जाता है कि अगर इन फ्यूचर ऐसी कोई लॉस होता है तो क्या कि उसको इतनी अमाउंट कंपनसेट किया जाएगा, पहले से इसका अनुमान लगा लिया जाता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है इंटरेस्ट एज डैमेज, ब्याज के रूप में क्षति। अब ये तो पता ही है, मीन्स जब एक पार्टी क्या करती है, दूसरी पार्टी से एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए क्या कर लेती है, अमाउंट ले लेती है, एक्रूड बेसिस पे, उधार पे ले लेती है, लेकिन जो मतलब कि अमाउंट है वो उसे निश्चित टाइम पीरियड पे क्या नहीं कर पाती, वापस नहीं कर पाती। तो यहाँ पे जिसने लोन दिया था उसे, उसको ये अधिकार होता है, उसको ये राइट होता है, तो क्या वो क्या कर सकता है, वो कंपनसेट के रूप में क्या कर सकता है, इंटरेस्ट उससे चार्ज कर सकता है, उससे इंटरेस्ट यानी कि ब्याज वसूल कर सकता है। तो ये आपका जो डैमेज होती है, ये जो क्षति होती है, वो इंटरेस्ट के रूप में होती है। यहाँ पे एग्रीव्ड पार्टी इंटरेस्ट प्राप्त करने का अधिकारी होता है, एग्रीव्ड पार्टी को ब्याज वसूल करने का क्या होता है, अधिकार होता है, कि वो अपने जो लॉस है उसको क्या कर सके, कवर कर सके। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हमने कंसिक्वेंसेस के बारे में पढ़ा कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसके ब्रीच होने के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट कब समाप्त हो जाता है, उससे रिलेटेड कुछ हमने रेमेडाइज पढ़ी। उसके बाद हमने कुछ रूल्स पढ़े, और लास्ट में जो हमने टॉपिक कवर किया वो टाइप्स ऑफ डैमेज का हमने कवर किया। सो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।